आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण संसाधन की चर्चा करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत जल को देखेंगे, तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं पृथ्वी जल से आवृत भाग अगर उस पर नज़र डाली जाए तो जल का आवृत भाग आप देखेंगे वह 71% है। कितना? 71% भाग पृथ्वी पर जल मौजूद है। किसकी तुलना में? अगर स्थल देखा जाए तो स्थल भाग भूमि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। भूमि 29% भाग पर मौजूद है। ये जो जलीय भाग आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जलीय भाग है 71%, परंतु गौर करने की ये बात है कि ये जो जल है ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इस संसाधन पर भी मानवीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो 71% जल है ये सारा ही पीने योग्य जल नहीं है ना ताजुब की बात। यानी कि अगर हम ये देखें कि पूरे इस 71% भाग को अगर आप एक 100% इकाई मानते हैं, इसको 100% इकाई माने, और इसके अंतर्गत जो महासागरों में कैसा जल? लवण जल मौजूद है। सैलाइन वाटर अवेलेबल है ओशंस के अंदर, सीज में अवेलेबल है, बेज है, खाड़ियों में अवेलेबल है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 97.03% जल कैसा है? लवणीय जल है। यानी कि सिर्फ मीठा पानी यानी कि अलवण जल की बात करें तो कितना हो गया? अलवण जल आपके पास हुआ 2.97% हो जाएगा। ये आपके पास अलवण जल की मात्रा है, जिसको आगे हम और तालिका में इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। खास बात यह है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। जल बिन जीवन की संभावना है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर एक जीवनदायिनी ऑक्सीजन है और जल की मौजूदगी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसी की मौजूदगी के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। और इसीलिए यहाँ रहीम जी के दोहे को कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी कि उस पानी को हमें, जल को हमें बचाना है, जिसके बारे में भी हम आखिर में चर्चा जरूर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आप उसको बारीकी से एक एक करके सुनिए और नोट जरूर करते जाइएगा। सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर 3/4 यानी कि 3/4 भाग क्या है? जल से आवृत है। इस चित्र में यही बताया गया है। ये 3/4 भाग आपका क्या है? जलीय राशियों से घिरा हुआ है, जल से ढका हुआ है। अर्थात 71% भाग क्या है? आप उसको जलमंडल कहते हैं। इसके उपरांत जल संसाधन के अंतर्गत जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, और पृथ्वी का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से, जिसकी अभी हमने गत वीडियो में उसको देखा। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल ग्रह कहा जाता है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है, 3/4 भाग जल से ही आवृत है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर हम देखें तो 3.5 अरब साल पहले, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले पृथ्वी पर क्या आया? जल मौजूद था, और उस जल में ही सबसे पहले जीवन की जो मौजूदगी देखने को वही मिलती है। यानी कि जीवन प्रारंभ ही कहाँ हुआ? जल के अंतर्गत। तो देखते हैं उसको। तो पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह को अगर उस तरीके से देखा जाए तो कितना है? करीबन 2/3 भाग ये कवर करते हैं। खाली कितने? कौन? महासागर इनका जो भाग है वो 2/3 है महासागर को। ये जो देख रहे थे 3/4, ये पूरा का पूरा किसका है? जलीय। पृथ्वी का 3/4 भाग तो क्या है?
जल मौजूद है। और महासागर कितने हैं? महासागर 2/3 भाग को घेर रखा है। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय जल है, जिसकी मैंने अभी बात की। और मानवीय उपयोग के लिए ये क्या है? एक उपयुक्त नहीं है, उसको उपयुक्त नहीं कह सकते। हाँ, बशर्ते आज कई ऐसे देश हैं, इजराइल जैसे देश हैं, जो सलाइन वाटर को भी फिल्ट्रेशन करके साफ करके ऐसी तकनीक उन्होंने विकसित कर ली है, परंतु वो बहुत खर्चीली है। जो विकासशील देश है वो वहन नहीं कर सकते हैं उसको। आगे देखते हैं। इसकी मैं बात कर रहा था, जल संसाधन की वितरण तालिका किस तरीके से, जो वो 2/3 जल कहां पर, हम पूरा उसको अगर एक 100% इकाई माने, जो आपका 71% जल है उसको अगर 100% इकाई माने, तो 100% इकाई में आप ये देखेंगे कि ये जो भाग है महासागरों में कितना बताया? 97.03% महासागरों में है, 97.03%। उसके बाद बर्फ छत्रक, यानी कि ये जो जल है बच्चों, ये आपका लवण जल हो गया, यानी कि सलाइन है ये। अब बचा बाकी का ये जो जल आपके पास बचा, सबसे पहले हिम छत्रक। कक्षा 7 में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, नहीं है तो वीडियो कक्षा 7 के आप देख लीजिए, उसमें हमने पूरे डिटेल में चर्चा की है किस तरीके से विभिन्न जो बारहमासी नदियां हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? हिम छत्रकों से, यानी कि ग्लेशियर से उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसी तरीके से इंदस नदी चेमुंडलोंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ऐसी कई विश्व की नदियां का उद्गम स्थल कहाँ है? बर्फ के छत्रक ही हैं, जो 2.0% भाग को 2% पार्ट कवर करते हैं। इसके बाद आपका अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, जो 0.68% है। झीलों का लवण जल है, यानी कि जो लेक्स हैं, लेक्स के अंदर भी फ्रेश वाटर है, 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें बताई गई हैं, जो आपका 0.09% बताया गया है। अब वायुमंडल जो बताया गया है, वायुमंडल के अंदर कितना है? 0.019% बताया गया। और नदियों के अंदर कितना बताया गया है? 0.001%। यानी कि आप ये देखिए, ये जो नदियां दिखने में इतनी बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, नील जैसी बड़ी नदियां हैं, अमेजन जैसी आयतन में बड़ी नदियां हैं, इनका अगर सारी नदियों का प्रतिशत देखें तो वो सबसे कम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वो प्रतिशत आपके पास कितना है? 0.00030 प्लस ये 1%, यानी कि 0.0001% अवेलेबल है। आगे देखते हैं। ये इसी का जो डायग्राम वितरण तालिका हमने संसाधन की पढ़ी, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास ऑल वाटर, यानी कि पृथ्वी का पूरा जल। तो पूरा जल अगर आप माने तो इस पूरे जल जो 71% आपको बताया गया, उसको अगर ये जो माना गया है, ये 100% माना गया है। 100% में ये 97%, 97% सलाइन वाटर ओशंस के अंदर है। और ये 3% जो बच गया, यानी कि 2.97 के आसपास का परसेंटेज आता है, वो आपका कितना है? वो आपका है फ्रेश वाटर। अब उस फ्रेश वाटर को भी हमने 2 भागों में पढ़ा। सबसे पहले वो फ्रेश वाटर एक तो कहां पर? एक तो सरफेस पे अवेलेबल है, सतह पर अवेलेबल है। सतह पर तो कैसे है सरफेस वाटर? झीलों में उपलब्ध है, भूभागों में है, या फिर नदियों में अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रेश वाटर और कहाँ है? भूमि के अंदर है, भूमिगत जल है। तो भूमिगत जल कितना है? 30.1% है, अगर फ्रेश वाटर को इस तरीके से माना गया है। और आइस कैप और ग्लेशियर का 68.7% योगदान बताया गया है। आगे देखते हैं। इन महत्वपूर्ण बातें जो अब तक हमने चर्चा की, उनको आप बारीकी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहले लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग का है बर्फ की चादरों से या हिमानियों से ढका। लगभग 70 कितना है? वैसे एक्चुअल में कितना है ये? 68.7% है ये, जिसको लगभग कितना बताया गया है? 70% बताया गया है। हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, यानी कि ऐसे हिमाच्छित प्रदेश हैं, अंटार्कटिका है,
साल भर बर्फ जमी रहती है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, ऐसे इलाके हैं जो कि टुंड्रा प्रदेशों में आते हैं। 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर या 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में आप चले जाइए, जहां हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और विशेष रूप से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आती है और ऊंचे प्रदेशों में हमेशा हाइट पर बर्फ देखने को मिलती है, वहीं ग्लेशियर मौजूद है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, मतलब ये जहां मौजूद है, जैसे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, तो वहां पर इंसान जाकर उसको ला नहीं सकता है, तो वो उसकी पहुंच से दूर बताया गया है। सिर्फ 1% अलवण जल उपलब्ध और वह भी मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त है। कितना है? सिर्फ 1% जल उपलब्ध है। तो यहां हम देखते हैं कि जल के विभिन्न स्रोत, अब हमने ये जान लिया वितरण कितना है। वितरण के आधार पर अब हम ये समझ चुके हैं कि अलवण जल और लवण जल 2 प्रकार का जल होता है जल संसाधन के अंतर्गत। जो अलवण जल है वो कहाँ है? झीलों में है, नदियों में है, सोते मतलब जो वाटरफॉल्स होते हैं, जलप्रपात होते हैं, झरने होते हैं, उन्हें सोते कहते हैं, इसके अंतर्गत। और लवण जल जो खारा पानी कहाँ है? महासागर, यानी कि वृहत बड़ी जल राशियां, ओशंस हैं, सी हैं, और बे यानी कि खाड़ी कह सकते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, हडसन की बे है, फ्लोरिडा की बे है, गल्फ भी कह सकते हैं। इस तरीके से वहाँ सारा का सारा क्या मिलता है? हमें लवण जल देखने को मिलता है। इसको नोट कर ले, महासागरों और समुद्रों में लवण जल है। और नदी, ताल हो गया, तालाब हो गया छोटा, सोते हो गया, ठीक है, झरना हो गया, हिमनद हो गया, यहाँ अलवण जल है। और ये महासागरों के निक्षेप जहाँ करते हैं, ये आप देख सकते हैं महासागर हैं, रिवर है, तालाब है, झीलें हैं, और ये सारी की सारी छोटी सरिताएं जो अपना योगदान देती हैं। महत्वपूर्ण अगर एक सवाल आता है कि प्रकृति पर मौजूद जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोतों में आप इनका उल्लेख कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ और बातें हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। एक खास बात यहां पर ये लिखी गई है कि पृथ्वी पर जल न बढ़ा है न घटा है। एक अच्छा सवाल है कि पृथ्वी पर जल कितने साल पहले बताया 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतने साल पहले पृथ्वी पर जल मौजूद है। तब से पृथ्वी कितने साल पहले बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इतने साल पहले पृथ्वी बनी, 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। अब उसमें आप देखें 3.5 यानी कि 3.5 अरब साल पहले, हिंदी में भी आप जान लें। तो तब से पृथ्वी पर जो जल मौजूद है वह जल उसी तरीके से, मतलब उसमें ना कोई बढ़ोतरी हुई ना कोई घटाव आया। तो उसका कोई ना कोई तो वैज्ञानिक कारण हो सकता है, तो उसी की अब चर्चा करेंगे। वो कारण क्या है कि जो जल मौजूद है वह जल चक्र, एक जल चक्र होता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, अभी जिसके बारे में हम और डिटेल से देखने वाले हैं। जल चक्र जो है यह इसका उत्तर है कि जल की मौजूदगी इस जल चक्र में बनी रहती है। कैसे? पृथ्वी पर जो जल मौजूद है महासागरों में है, हमने पढ़ा लवण जल, अलवण जल नदियों, घाटियों, झीलों में मौजूद है। अब सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से वह क्या होता है बच्चों? वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण होने के बाद वह ऊपर जाता है, वायु गर्म हो गई, हल्की होगी ऊपर उठेगा, ऊपर होने के बाद फिर वह बादलों का निर्माण करेगा। फिर संघनन की प्रक्रिया होगी और संघनन के बाद फिर क्या होगा? वर्षण के रूप में, बारिश के रूप में वो फिर आएगा। और इस तरीके से ये प्रक्रिया वापस से फिर बहता हुआ नदियों में वापस, फिर नदियों से महासागरों में। यानी कि ये एक चक्र, स्थलमंडल फिर वायुमंडल और वापस से फिर स्थलमंडल फिर वायुमंडल, एक चक्र बना हुआ है। और इसी चक्र से एक संतुलन पृथ्वी पर जल की मौजूदगी का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। तो ये बात जो है कि न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, ठीक है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह का मतलब होता है रन ऑफ यानी कि बहकर वापस आ जाता है। पहली प्रक्रिया वाष्पीकरण, वाष्प हुआ, फिर बारिश संघनन से वर्षा हुई और फिर अपवाह हुआ, और यह प्रक्रिया द्वारा महासागरों, पहली महासागरों, दूसरी वायु में गया, फिर भूमि में गया और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा
निरंतर क्या रहता है, गतिशील रहता है। तो ये एक खास बात है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ बताया गया है। ये चित्र आप बना सकते हैं, यह चित्र है जल चक्र का। जो बातें हमने पढ़ी, महासागर, महासागर से फिर वायुमंडल, वायुमंडल से फिर वर्षण हुआ, वर्षण होने के बाद फिर अफवाह हुआ, अफवाह होने के बाद पुनः स्थल पे आ गया, महासागरों में मिल गया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया को इसके माध्यम से दिखाया गया। आप ये देख रहे हैं, ये जल के स्रोत हैं महासागर, जहाँ से पानी इकट्ठा होकर फिर वाष्पीकरण हुआ सूर्य के माध्यम से। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये संघनन हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, फिर वर्षण हो रहा है, बारिश हुई, वापस से आ गया ये वर्षण के माध्यम से, और ये वापस फिर अफवाह होकर क्या हो रहा है, ये अफवाह हो रहा है, यहाँ से बहकर वापस आ रहा है। तो नदी से फिर महासागर, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप समझ गए। यानी कि जल चक्र की अपनी ही एक महत्वपूर्ण, यानी कि प्रकृति का अपना एक चक्र है। यानी कि मानव का प्रभाव तो है, परंतु प्रकृति ने भी अपना क्या बना रखा है, एक संतुलन जल चक्र के रूप में बना रखा है। ये आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, पहले भी एक परिभाषा है, इस ये परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इसमें बदलाव आपने देखा, क्या बदलाव देखा, पहला नंबर महासागरों से फिर वायुमंडल धरातल के बीच क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और इसी प्रक्रिया को आप क्या लिख सकते हैं, जल चक्र कह सकते हैं। ये जल चक्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। पहली वाष्पीकरण है, फिर संघनन है, फिर वर्षण है, और फिर अफवाह है। तो ये चारों प्रक्रियाएं इसमें लिख दें और ये चित्र बना दें। ये आपका जल चक्र का चित्र कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, जो उपलब्ध जल है, अब उस जल का हम उपभोग किसके रूप में कर रहे हैं। जल बिन जीवन संभव नहीं है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी कि ये सब बातें, कहावतें, सुक्तियाँ, ये हमें जल की महत्ता को प्रदर्शित कर रही हैं कि जल का बहुत ज़्यादा उपयोग है, पीने के रूप में, नहाने के रूप में। दैनिक क्रियाएं, पूरे दिन भर की क्रियाएं किस पे, जल पर ही निर्भर करती हैं। परंतु जल का हम उत्पादन के प्रक्रिया में भी योगदान होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की, ये तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे पीना है, धुलाई है, ये सामान्य है। इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में भी इसका योगदान है। उत्पादन, यहाँ पर आप गौर कीजिए, खेती है, फसल उत्पादित हो रही है, अलग अलग फसलें हैं, भरण पोषण के लिए हो रही है, नकदी फसलें पैदा की जा रही हैं। विद्युत से उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, यानी कि सिंचाई के रूप में भी आ रहा है, मत्स्य के रूप में भी आ रहा है, पर्यटन के रूप में भी इस्तेमाल में हो रहा है। मतलब आय, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो खाली खुद के उपभोग के अलावा भी बहुत सारे उपभोग हैं। आप ये देख रहे हैं, प्रकृति के ये सारे इसके उपयोग आप देख सकते हैं, ये सारे इसके उपयोग बताए गए हैं। परंतु इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है, जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन किसके रूप में कर रहा है, वह जल किसके रूप में, एक नंबर कृषि, कृषि के बारे में। दूसरा, उद्योगों में काम में आ रहा है। बांधों के, जलाशयों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, डैम्स हैं, डैम्स के साथ नीचे टरबाइन लगे रहते हैं, ऊपर से ऊंचाई से पानी जब तेज बहाव के साथ नीचे गिरता है, टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन के साथ जनरेटर लगा रहता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से सप्लाई होती है अलग अलग जगह। तो ये है एक ऐसा नवीकरणीय संसाधन है, पुनः चक्रित है। सिंचाई, कई सारे उपयोग आप इसके काम में ले रहे हैं जल के। तो ये सारी चीज़ें आप ये देखिए, एक बांध के माध्यम से किस तरीके से दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, विद्युत उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आ गई उपलब्धता के साथ साथ, जहाँ उपभोग हम कर तो रहे हैं, परंतु साथ के साथ एक विकराल समस्या बन गई है, क्योंकि जल का अंधाधुंध दोहन भाई नवीकरणीय है, प्राकृतिक है, पर मानव का प्रभाव सर्वोपरि देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इतना ज़्यादा दोहन कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इसको क्या है, समय तो दें, हम इसको समय तो दें, किसको, संसाधन को वापस। तो पर समय देने के बदलाव हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि वाटर पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जल प्रदूषण। यानी कि बहुत सारे प्रदूषक जल में छोड़ दिए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं, उद्योग धंधों से, कल कारखानों से आते हैं, क्योंकि जहां विकास के पथ बढ़ते गए हैं, हम विकसित राष्ट्रों की तरफ जहां बढ़ रहे हैं, तो उसका एक साथ के साथ हम इन संसाधनों का भी अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। जो मैंने पहले पार्ट में ज़रूर इसको बताया था, उसको गौर से आप फिर सुनिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
तो अब समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, विश्व का मानचित्र भी देख रहे हैं, और ये सूखे की समस्या, सूखा एक समस्या है, सूखा यानी कि फेमाइन, ठीक है, ड्रॉट, ठीक है, ये सब एक समस्याएं हैं। भूमि बंजर हो रही है, तो बंजर हो रही है तो उसके साथ भूमि का जुड़ाव है, मृदा का जुड़ाव है, वनस्पति का जुड़ाव है, वो सब किससे जुड़े हुए हैं एक संतुलन के रूप में? वह सब जल से ही जुड़े हुए हैं, और जल ही नहीं तो सब कुछ खत्म। तो एक विकराल समस्या बनती जा रही है, जिसके बारे में देखते हैं। तो विश्व के कई प्रदेशों में क्या है, जल की कमी हमें देखने को मिल रही है। कौन कौन से प्रदेश है, लिख लीजिए इसको। अधिकांश कहाँ पर? खासकर अफ्रीका के भाग है, ऐसे भाग हैं जो विशेष रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के पास वाले इलाके हैं। वहीं पर सूर्यताप भी ज़्यादा मिलता है, मरुस्थल भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और वहाँ अकाल और सूखे की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। अधिकांश अफ्रीका है, आप मानचित्र में ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका है, अफ्रीका। और इसी तरीके से पश्चिमी एशिया का भाग है, ये आप देखें, पश्चिमी, विशेष रूप से पश्चिमी एशिया का भाग है। और दक्षिणी एशिया का भाग है, ये आप देख लीजिए, भारत के कुछ हिस्से आ रहे हैं, दक्षिणी एशिया का भाग है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है, इधर आप कैलिफोर्निया वाले भाग में, ये जो पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है, इस इलाके को देख लीजिए। इसी तरीके से उत्तर पश्चिमी मैक्सिको का इलाका है, ये जो पूंछ वाला इलाका है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है पश्चिमी मैक्सिको, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका के भाग हैं ये कुछ इलाके जो चिली और अटाकामा के पास वाले इलाके आ रहे हैं। और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में तो मरुस्थल ही मरुस्थल हैं, कितने सारे हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, सिम्पसन है, गिब्सन है, विक्टोरिया है, बहुत सारे डेजर्ट ही देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, सिर्फ तटीय भागों में ही निवास कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ तो एक बहुत बड़ी समस्या है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर ज़्यादातर क्या, आर्टिशन वेल्स देखने को मिलेंगे, बहुत गहरे गहरे कुएं देखने को मिलेंगे, यानी कि जल जो है वो बहुत गहराई से निकाला जा रहा है। जल की आपूर्ति की कमी का एक सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का भाग है। इसी तरीके से ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है। अब इसकी भौगोलिकता के कारण बता रहा है कि शुष्कता है तो क्यों है, क्योंकि ये जलवायु मैंने बताया कहाँ, कर्क रेखा मकर रेखा वाले स्थानों के पास हैं, तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड वहीं किया जाता है, तो और वर्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि विषुवत प्रदेशों में तो हर रोज़ दोपहर से 2 से 4 बजे तक आफ्टरनून शावर्स होती हैं। पर कर्क रेखा मकर रेखा में मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, और बाकी कई ऐसे इलाके जो पश्चिमी भाग में मरुस्थल हैं वो तो सामान्य रूप से शुष्क ही रहते हैं हमेशा। जहां अक्सर सूखे की समस्या से जूझते हैं उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यानी कि कारण की अगर तलाश करें तो ये कारण है इसका, कि क्या कारण है। कारण बताया गया है, एक तो मौसमी है, क्योंकि जो वर्षा हो रही है वो मौसमी है, बाकी समय तो क्या रहेगा, उस समय अगर जल को बचा लिया तो ठीक है, काम आ जाएगा, वरना सूखा ही रहेगा। और वार्षिक वर्षण में भी क्या आ रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अटाकामा जो है वह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जहां 0.5 mm वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, और कई 10 वर्षों तक रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है, ऐसा भी है। तो कितना अचंभे की बात है। तो ऐसे इलाके भी हैं, पानी के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता है, जैसलमेर बाड़मेर में, तो कितनी विकराल समस्या है। अतः अति उपयोग और जल स्रोतों के सदूषण के कारण जल का अभाव हो सकता है। तो ये है कि समस्या पैदा किसने की, इंसान ने। कैसे भाई, खूब उपयोग किया, खूब उसका, और साथ के साथ जल स्रोतों में क्या दे दिए, सदूषण, यानी कि पॉल्यूटेंट डाल दिए। अब आप देखेंगे पॉल्यूटेंट किस तरीके से, ये सारे के सारे अब संरक्षण में हम बात करेंगे उन पॉल्यूटेंट्स की। पॉल्यूटेंट्स अलग अलग जो भी है, यानी कि जल के भी अपने रासायनिक गुण होते हैं, उसमें ऑक्सीजन जब तक मिलेगा वह साफ रहेगा, और जैसे उसमें पॉल्यूटेंट बढ़ते जाएंगे, रासायनिक गुण उसके बदल जाएंगे, तो वह पीने योग्य नहीं हो जाएगा। जल की ऑक्सीजन की मात्रा घटी और जल दूषित हुआ, जलीय जीव भी मर जाएंगे। हम तो अलग बाद में पिएंगे, पहले जलीय जीव भी खत्म हो जाएंगे। तो करें क्या, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, कंजर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि जो भी संसाधन हैं
संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। आप ये देखिए, पृथ्वी को बचाए रखना हमारा ही दायित्व है। तो आप लिख लीजिए, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, अतः इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। क्या क्या है? इसका अतिउपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना दिया है। क्या बना दिया है? ज़्यादा काम में लेके प्रदूषक आ गए और इससे ये क्या हो गया, अब पीने योग्य नहीं रहा है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव, यानी कि बहुत सारे कारण। अब ये देखिए, एक एक करके आप देख लीजिए। शोधित वाहित जल, मलमूत्र सीवेज का पानी डाल रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा काम में ले रहे हैं, उससे गड़बड़ हो रही है। जल निकायों से और औद्योगिक जो कल कारखाने हैं वहाँ का पानी भी नदियों में ही छोड़ा जा रहा है। अब तो फिर भी एक्शन, जैसे गंगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। तो अब तो नदियों को गोद लिया जा रहा है, क्योंकि लोग अगर जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में भैया ऑक्सीजन भी तो बिक रही है, अभी जल भी बिक रहा है। अभी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा, ऐसे बाजार की आपसे चर्चा करूंगा। जहां जल बिकता है वो वर्ष भर जल खरीद कर ही पीते हैं, जल उपलब्धता नहीं है। तो देखते हैं। तो ये औद्योगिक बहिस्राव आप ये देख रहे हैं, ये सारे सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स बताए गए हैं। कहाँ से आ रहा है? औद्योगिकरण से आ रहा है, फैक्ट्रियों से आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, वहीं पशु नहा रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं। ये सारा पानी, हम तो बड़े प्रश्न हो जाते हैं, भाई अपने घर से नाली से पानी निकल गया, सीवेज से चला गया, पर वह जाता कहाँ है? कुछ ना कुछ तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो अब मैं जो उन रासायनिक तत्वों की बात कर रहा था, वो जल को जो प्रदूषित करते हैं, जो उसके सदूषक हैं, कौन कौन से? जैसे नाइट्रेट है, धातुएं हैं, कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, ये सब क्या कर देते हैं? जल को प्रदूषित कर देते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जल में डाल दी जाती हैं, जो क्या होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। हिंदी में उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय होती हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो गलती सड़ती नहीं हैं। प्लास्टिक डाल दिया, पन्नी डाल दी, वो बरसों तक, हजारों सालों तक वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, और उसमें जो अलग अलग रासायनिक तत्व होंगे वो और जल को दूषित कर देंगे। ये स्थिति है। आप ये देखिए, गंगा नदी है, साथ के साथ यमुना, अगर दिल्ली में यमुना के दर्शन करो तो यमुना एक गंदे नाले की तरह हो गई है। आप उसको पहचान नहीं सकते कि ताजमहल जहाँ जिसके पीछे यमुना नदी बहा करती थी, आज उसकी स्थिति बहुत विकराल हो गई है। यानी कि उसमें भी बहुत सारे सीपेज प्लांट्स लगा दिए गए हैं और फिल्टर कर रहे हैं पानी को और फिर दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत विचारणीय बात है बच्चों इस पे। तो ये कारण है, इनमें आप नोट कर लीजिए, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि प्लास्टिक वगैरह होने के कारण जल का मानव शरीर तक ये क्या है? ये सब पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, नदियां ही तो हैं। अब ये इन प्रदूषकों का हम कैसे करें? ये देखो, ये सारे प्रदूषक, ये सीपेज प्लांट्स हैं जहां पानी को साफ किया जा रहा है। आपके घरों से जो सीवर का पानी आ रहा है, गंदे नालों से, औद्योगिक कल कारखानों से आ रहा है, ये सब जाकर कहाँ हो रहा है? यहाँ पर शोधित होता है। क्योंकि अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाएंगे तो फिर वो जल आएगा कहाँ से भाई? पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटेंगे तो वर्षा नहीं आएगी। तो ये सब एक दूसरे से पारितंत्र पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। तो जल निकायों को छोड़ने से पूर्व उन्हें बहिस्रावों को उपयुक्त विधि कौन सी है? यही सीपेज प्लांट जो साफ किए जाते हैं उनके माध्यम से उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। आप इन्हीं के माध्यम से यही बताए गए, ये इसी चीज को ये यहाँ प्रदर्शित किया गया है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को क्या कर देते हैं? मंद करते हैं, और भूमिगत जल को क्या करते हैं? पुनः पूरित करते हैं। अब ये तो आप जानते हैं भाई, पेड़ लगाओ, वर्षा बुलाओ। अब वर्षा है तो वही जल चक्र को पूरा करेगी, उसमें वर्षा का अपना महत्वपूर्ण होगा। वर्षा है तो जल आएगा, जल आएगा तो फिर
वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की दर तो चल ही रही है, पर उपलब्ध जल भी तो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, वनस्पतिक आवरण को बढ़ाओ, ये सबसे जरूरी है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। तो एक और तरीका हम आजमा सकते हैं, जल संग्रहण, यानी कि हम जो वाटर है उसको क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक है यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल के कैसे उसको बचाया जाए। भाई वर्षा से तो आ रहा है, पर कितना ज़्यादा आपने देखा जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आपकी गलियों में, सड़कों पे इतना भरा रहता है, और आधे घंटे बाद आप उसी जगह देखते हो पानी सारा का सारा गायब हो गया। वो कहाँ चल गया, नालियों में बह गया और सीपेज में चला गया है, गटर में आगे चला गया, अब वो तो बेकार हो गया। पर इससे बेहतर अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संभरण विधि अपने घर में लगा रखी है कि पाइप से जोड़ के, स्कूल में अगर आप देखें सरकारी विद्यालयों में इस तरीके की सहूलियतें पंचायतों में कर दी गई हैं। हर विद्यालय में एक जल संभरण वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है सरकार का, और उसके माध्यम से पूरे स्कूल का पानी पाइपों से छनकर अलग अलग कॉकपिट से जाकर एक बड़े 20 बाई 20 के गड्ढे में जमा हो जाता है। आप ये मानिए बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ पालीमार ब्राह्मणों ने बहुत सारे जल संरक्षण के खड़ीन हैं, जोहड़ है, बावड़ियाँ हैं, ये सब जल संभरण के पारंपरिक तरीके हैं जो पूर्वज हमारे काम में लेते थे। हमें कम से कम इन सब पे ध्यान देना चाहिए। आप ये देखिए ग्राउंड वाटर फ्लो को बचाने के तरीके, ये रिचार्ज किया जा रहा है, देखो जड़ों से जा रहा है, ऐसे अंदर जाएगा और ये पूरा वापस आगे यहीं से अपन फिर उसको आगे निकाल लेते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक कर से पक्का करना चाहिए। वह नहरों से सिंचाई हो रही है, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, काफ़ी इलाका है सिंचित हो रहा है राजस्थान का, लहलाते खेत, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, आप बाड़मेर तक आप देखें लहलाते खेत आपको दिखाई देंगे। परंतु साथ के साथ वो नहर में कहीं ना कहीं उसका समय से समय उसका क्या है, रिपेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपेज की समस्या, रिसाव की समस्या ना हो। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी कि स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, यानी कि जिसे फव्वारा विधि से सिंचाई करें। भाई नहरों से जा रहा है, बूंद बूंद सिंचाई से कर सकते हैं, टपकन विधि का भी बताऊंगा मैं इसमें। ये सारे ऐसे तरीके हैं वैज्ञानिक कि जिससे किसान भाई इन सबको आजमा रहे हैं, काम में ले रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे इलाके, अब राजस्थान जैसे इलाका है भाई तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पानी अवेलेबल है, अब वही आप ऐसे धोरों से छोड़ोगे, अपने नालियाँ बड़ा के छोड़ोगे तो नालियों में से वो क्या होगा, वाष्पीकरण भी होगा। तो उससे बेहतर है कि स्प्रिंकलर से जितनी ज़रूरत है उतना ही वो कर रहा है और उतना ही वो जड़ों में जा रहा है। आप ये देखिए हाउ टू हार्वेस्ट रेन, पानी से कैसे जल जो है ना, वर्षा का जल कैसे संभरण किया जा रहा है। ये देखिए छत से आया, मैंने इसका जिक्र किया था जो स्कूलों में आप लोगों के लगा हुआ है, यहाँ से कॉकपिट में गया, नीचे गया और नीचे से यहाँ से पेड़ से वापस जा रहा है और पेड़ ही क्या कर रहा है, सारी प्रक्रिया से संपन्न है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि सिंचाई के लिए हम जैसे और भी विधियाँ हैं, जैसे टपकन विधि को आप लिख लीजिए। ये टपकन विधि है, ये जो दिखाया गया ना, ये टपकन विधि है। टपकन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई, जिसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ये तकनीक आप काम में लो, स्प्रिंकलर्स को काम में ले सकते हो। तो बहुमूल्य संसाधन को ये एक तो ड्रिप हो गया और एक टपकन विधि है। खास के किन इलाकों के लिए है, शुष्क प्रदेशों के लिए ये विधि है, बाकी जगह नहीं। शुष्क प्रदेशों में इस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि अंत में हम एक खास जल वाले बाजार का जिक्र करेंगे, वही यहाँ पर है। आपकी पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, क्या आप जानते हैं, उनको भी हम यहाँ विस्तारित रूप से बारी बारी से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में एक जल बाजार भी प्रसिद्ध है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? बिल्कुल सही बात है, भारत में एक जल बाजार है। मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। गुजरात के सौराष्ट्र में अमरेली, गुजरात, ये मानचित्र में देखिए, ये गुजरात है। इस गुजरात के आप भाग में देखें, ये जो भाग है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में क्या है, अमरेली।
अमरेली जो भाग है यहाँ पर सौराष्ट्र प्रदेश के करीबन 1.25 लाख की जो जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब बड़े बड़े टैंकर आते हैं, आप ये देख रही है किस तरीके से टैंकर पानी डाल गया, लोगों की भीड़ देखो। सत्यमेव जयते प्रोग्राम में भी इसका बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद से भी ये समस्या लोगों तक आज भी सोच विचारणीय प्रश्न है, ये समस्या का हल नहीं निकाला जा सका है। अब ये देखिए ये पानी आता है, लोग किस तरीके से भिड़के लंबी कतारें, यानी कि जीवन का काफ़ी अमूल्य समय सिर्फ जल को भरने में ही महिलाएं गुजार देती हैं, बाकी काम तो अलग है। इसी तरीके से एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 क्यूबिक मीटर बता रहा है। 3850 क्यूबिक मीटर है जो जल को मापने की इकाई है, जो वर्ष 2000 में बढ़कर कितनी हो गई 6000, यानी कि डबल के आसपास पहुंच गई है। ये उपभोग है मानव का कितना 75 से लेकर यानी कि 25 वर्षों में, ये 25 वर्षों में आप डबल डिमांड हो गई है वाटर की। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल क्या कर देता है, वृथ कर देता है। आपने कई बार देखा होगा हल्की सी टपकन होती है, टपकता रहता है, आप नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये देखिए वो टपकता जल साल का कितना वेस्टेज करेगा 1200 लीटर। कितना सोचने वाली बात है, ध्यान रखना है हमें इन चीज़ों का। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में काम में लाना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिभाषा पूछी जाए तो आप इसको लिखेंगे। पिछले चित्र में मैंने इसका विवरण आपको दिया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने स्कूल का जिक्र किया था। ये पूरा प्लांट लगा हुआ है, ये अलग अलग देखो घर में कितने इस्तेमाल है, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पर अब वही क्या करें भाई, आरओ का पानी, आरओ से कितना वेस्टेज होता है, फिल्टर करके पीते, उस पानी को आप मैंने पेड़ पौधों में डालिए। आपके बर्तन धोने का पानी है, पीछे एक बगीचा है तो बगीचे में काम में ले लीजिए। कार है, पाइप लगा के धोने की बजाय क्या है डब्बे में पानी डाल के उससे भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बशर्ते इंसान उनको काम में ले, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर बचाए रख सकते हैं। तो औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए क्या है, काफ़ी हमें होता है। अब लास्ट में एक आप लोगों के लिए काम है जो आपकी पुस्तक में दिया गया है कि एक दिन में औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में कितना पानी काम में लेता है, वह है 150 लीटर औसतन जल काम में लेता है। वो 150 लीटर कैसे कैसे, ये तालिका आपकी पुस्तक में दी गई है। पीने का पानी है, खाना बनाना है, नहाना है, शौचालय है, वस्त्र धोना है, बर्तन धोना है, बागवानी है, कुल मिला के 150 लीटर पानी आप काम में ले रहे हैं। अब आप इस पाठ को आपने पढ़ लिया है, अब आप विभिन्न तरीके सोचिए कि इस खपत को आप कम कैसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।